इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होती है। तो फीफा जैसे वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है अमेरिका, वो चाहता नहीं कि इस वक्त कोई ज्यादा, उसमें बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं, बहुत इकोनॉमी में उनको जो चाहिए कुशनिंग वो मिल रही है। तो वो इस समय जब तक फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तब तक ये बात को आगे पीछे टालते रहेंगे मुझे लगता है। जब ये खत्म हो जाएगी, मतलब जब उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट टल जाएंगे, उसके बाद दोबारा से मुझे लगता है आप मिडिल ईस्ट के अंदर या वेस्ट एशिया, ये वॉर जो है, ये ईरान जिसको रमादान वॉर कहता है, इसके अंदर आप दोबारा से अग्रेशन देखेंगे जिसके अंदर यूएसए और ज्यादा बम गोले दागेगा। मुझे नहीं लगता कि वो जो 14 पॉइंट जो दिखाए जा रहे हैं, वो 14 पॉइंट वो हैं जो ईरान ने प्रपोज किया था यूएसए के 20 पॉइंट के जवाब के अंदर। उन्हीं 14 पॉइंट पे वो बात करने को तैयार हो रहे हैं, इसीलिए वही 14 पॉइंट सब जगह मीडिया में घुमाए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो 14 पॉइंट उस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे जिस तरह से ईरान सोच रहा है, या वो कभी भी हो सकता है यूएसए इनको ट्रैश बिन में डाल देगा और बोलेगा कि मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, इस बात को अब यहीं खत्म करते हैं। तो धीरे धीरे वॉर ऑफ अट्रिशन यूएसए भी खेल रहा है, बहुत स्ट्रेटेजिक जगह पे अपना अटैक कर करके ईरान को लिमिट कर रहा है, उसकी फायरिंग कैपेसिटी को लिमिट कर रहा है, डिस्ट्रस्ट रख रहा है ऑन द टेबल, जिससे फाइनल डॉक्यूमेंट कभी बन ना पाए और साइन भी ना हो पाए। ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास। कर्नल सर, देखिए आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि गलती किसकी ज्यादा बड़ी है। अमेरिका ने साफ कहा है कि जो टैंकर पर अटैक किया उसका बदला हम ले रहे हैं। पनामा यहाँ पर झंडे वाले जहाज पर जो अटैक किया गया उसके बाद हमने रिटेलिएट किया है और जवाबी कार्रवाई की है। तो गलती किसकी मानी जाए जब एमओयू में सब कुछ है, मीडिया में जो सर्कुलेट हो रहा है? देखिए श्रुति दास गुप्ता जी भी यही बात कह दी थी, आखिर किसकी गलती माना जाए, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन तो दोनों की तरफ से हो रहा है। नहीं, इसमें गलती तो किसी को कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एक नैरेटिव वॉर है। हाँ। अगर आप देखें तो हमारे को जरूरत से ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो वेस्टर्न मीडिया से आती है। ईरान की तरफ से बहुत कम इन्फॉर्मेशन आ पाती है और हमें सही स्थिति का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। लेकिन अगर आप मिलिट्री एंगल से देखें तो अगर आप ग्राउंड पे देखें हो क्या रहा है एग्जैक्टली, दोनों के दोनों टाइम बाई कर रहे हैं। किसी तरह की स्टेटमेंट दी जाती है, किसी तरह का छोटा एक्शन हो जाता है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। ना तो वो पीस की तरफ जा रहे हैं ना वॉर की तरफ जा रहे हैं, और उनके ऊपर दोनों दोनों देशों की तरफ दोनों तरफ से प्रेशर है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज का प्रेशर है और ट्रंप की बात करें तो उनको अपने देश में डोमेस्टिक ऑडियंस का बहुत बड़ा प्रेशर है। तो आज ग्राउंड पे मिलिट्री वाइज मैं ऐसा समझता हूं कि दोनों दोनों अपनी पोजीशंस तैयार कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं। ईरान के एंगल से देखें तो वो नए नए आर्सेनल, नए नए हथियार ला रहा है अंदर। और अगर हम अमेरिका की तरफ से देखें, उनकी बहुत सारी मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, बहुत सारे उनके आर्सेनल खत्म हो चुका है, तो उसको रिफिल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि कोरिया से, जर्मनी से इन्होंने अपने हथियार वापस मंगाए और बहुत सारी चीजें इन्होंने रीइंफोर्स करी। इनका काफी नुकसान भी हुआ था। तो एक लल पीरियड चल रहा है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी, आई रिपीट, की तो वो फिर से युद्ध की तरफ जा सकते हैं। लेकिन युद्ध का कंक्लूजन होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जब तक ट्रुप्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा तब तक ये युद्ध किसी तरह मिलिट्रली वाइज कंक्लूड नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर देखेंगे, नवंबर के अंदर इनके मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं जहां पे इस समय यूएसए प्रेसिडेंट की रेटिंग बहुत ज्यादा डाउन है। तो वो किसी भी तरह से अप लाने की कोशिश करेंगे। वो कैसा प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर ईरान का क्या रोल होता है, वहां के अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखें तो उनकी पार्लियामेंट के अंदर ही बड़ी थिन मार्जिन से, बट जरूर उनको उनके प्रपोजल को नकारा गया है और उन्होंने बहुत बड़ी एक राशि भी मांगी है उन्होंने कि इस युद्ध को लड़ने के लिए उनको $80 बिलियन या कुछ चाहिए, जिसमें से 67 वो खाड़ी देशों के अंदर लाना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें वहां पे चल रही हैं जिसको उनको इंटरनल चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि एक लल पीरियड चल रहा है, दोनों अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं और किसी तरह से मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा उनको मौका मिल नहीं पा रहा है बिकॉज नैरेटिव वाइज वो कहीं से अपने आप को जीता हुआ महसूस नहीं करा पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। सर ये बात देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि नैरेटिव वाइज ट्रंप नहीं जीत पा रहे हैं। तो क्या सच में यही माना जाए कि जब उनकी जो तमाम यहाँ पर जो शर्तें हैं वो ईरान पूरी तो खैर नहीं करेगा, लेकिन जो पूरी दुनिया में ये मैसेज है, आप देखिए ईरान की तरफ से भी ये कहा गया कि अब तक जीत हमारी हुई है। आपने देखा होगा कि अब तक जीत हमारी हुई है। क्या ट्रंप इन तमाम बयानों से परेशान हो रहे हैं? नहीं, वही मैंने बोला ना कि नैरेटिव वॉर चल रही है। अगर हाँ। हम वेस्टर्न मीडिया में जाएं तो कुछ और चल रहा है। हाँ। अगर ईरानी मीडिया की तरफ देखें तो, लेकिन ईरानी मीडिया का जो नैरेटिव है वो वेस्टर्न मीडिया में नहीं जा पा रहा है। तो सब अपना अपना क्लेम कर रहे हैं। किस तरह क्लेम करते हैं वो तो ग्राउंड पे सबके सामने ही है। ठीक है। श्रुति दास जी, देखिए आपके पास मेरा रुख होगा और आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि देखिए तमाम अब मध्यस्थता की बात ऐसा लगता है कि करनी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों देश
बार बार बाकी लोगों को चकमा दे रहे हैं ना, पूरी दुनिया ये सोच रही है कि सीज फायर हो रहा है, सीज फायर हो रहा है, लेकिन बार बार तमाम देशों को ये चकमा है। तो यानी कि विश्वास ये दोनों देश खोते जा रहे हैं पूरी दुनिया से। देखिए, ईरान का भरोसा करना वैसे भी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हाँ। वो अपने ही आइडियोलॉजी पे चलते थे और वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने में विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ। वेस्ट एशिया भी छोड़ दीजिए, वो वेस्ट एशिया के नेशंस के साथ भी उनका अच्छी जो है संबंध जो है वो सिर्फ मुंह पे है। अगर बोलेंगे हम भाई भाई हैं तो वो मुंह पे बोल रहे होते हैं, अदरवाइज उनका काम दूसरा चल रहा होता है। तो वो वेस्ट एशिया में भी किसी के नहीं है और दुनिया में भी उनकी बात पे थोड़ा वजन हम कम रखते हैं। यूएसए की बात पे अगर कोई चल रहा होता है तो उसको हमेशा पता होना चाहिए कि उसका प्रेसिडेंट क्या है, क्या वो विश्वसनीय है। हम जब से उन्होंने दिया है तब से लेकर अब तक एक स्टेटमेंट बताइए जो उन्होंने बोला और वही हुआ है। वो जहां सीज फायर डिक्लेयर करते हैं वहीं आपको भी मतलब विश्वास नहीं कुल मिलाकर। और देखिए, माफी के साथ आपको बीच में ही टोक रही हूँ, लेकिन समय मुझे इतनी की ही इजाजत देता है। आप दोनों का डिबेट में जुड़ने के लिए कर्नल सर, श्रुतिदास गुप्ता मैम, बहुत शुक्रिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए आप।